इसमें से ये 100% गारंटेड बैच है। आपको इसमें से इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बाहर देखने के लिए, तो कृपया करके बहुत सावधानी से देखें और पूरा देखें, कुछ भी छोड़े मत, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो भी वीडियो डाली गई है वो सभी आप देख लें, टाइम बचा नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब है उपादान संदाय अधिनियम 1972 यानी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। संदाय को बोलते हैं, ठीक है, ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी शब्द इटालियन शब्द ग्रेटिस से बना है, ठीक है। ग्रेच्युटी शब्द इटालियन शब्द ग्रेटिस से बना है, जिसका अर्थ होता है भेंट या उपहार। बाद में इसका प्रारंभ संगठित उद्योगों से हुआ है। इसमें नियोजक अपने उद्योगों के अंतर्गत उद्योग के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों को संस्थान से सेवा निवृत्त होने की स्थिति में उनके द्वारा लंबे समय तक समर्पित भावना से कार्य करने तथा बहुमूल्य सेवा देने के कार्ड या उपहार मुद्रा या वस्तु के रूप में प्रदान करते हैं। लेकिन धीरे धीरे श्रमिक इसे अपना अधिकार मानने लगते हैं तथा नियोजक द्वारा उपादान नहीं देने पर विवाद उत्पन्न करने लगते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में अनेक विवाद न्यायालय तक पहुंचे, जिसमें अधिकांश निर्णय श्रमिकों के पक्ष में गया। सर्वोच्च न्यायालय में रिमेंगटन रैंड ऑफ इंडिया वीएस डियरवर्कमैन के अंतर्गत उपादान ग्रेच्युटी के संबंध में कहा कि कर्मचारियों द्वारा किसी संस्थान के अंतर्गत लंबे समय तक एवं लगातार दिए गए सेवा की स्थिति में जो सेवा निवृत्त लाभ प्राप्त हो उसे उपादान कहा जाता है, यानी कि उसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। वर्ष 1971 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उपादान भुगतान संबंधित कानून पारित किया। अतः केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए पश्चिम बंगाल के उपादान भुगतान अधिनियम के आधार को मानकर वर्ष 1972 में कानून पारित किया, जिसे उपादान संदाय अधिनियम 1972 यानी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के नाम से जानते हैं। अब फिर से आते हैं उपयुक्त सरकार धारा 2A। ये चीज़ें हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो उपयुक्त सरकार किसमें आती है? धारा 2A में। कोई भी केंद्र सरकार का उपक्रम उसके नियंत्रण वाले कारखानों में ऐसी कोई शाखा जो एक से अधिक राज्यों में हो तथा पत्तन, खान, तेल क्षेत्र, रेल कंपनी की स्थिति में उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार को माना जाएगा। अन्य उद्योगों की स्थिति में राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार मानी जाएगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट ही उपयुक्त सरकार मानी जाएगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। कर्मचारी एम्प्लॉय, प्रशिक्षु को छोड़कर कोई ऐसे अन्य व्यक्ति जो मजदूरी के लिए किसी भी संस्थान, कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन, रेलवे कंपनी या दुकान के अंतर्गत कुशल या अकुशल हाथ संबंधी कार्य, पर्यवेक्षक, यांत्रिक और लिपिक के कार्य में नियोजित हो उसे कर्मचारी कहा जाता है। मजदूरी देते हैं वेजेज। मजदूरी उस भुगतानों को कहा जाता है जहां किसी कर्मचारी को उसके कार्य के बदले नियोजक के द्वारा नगद रूप से भुगतान किया जाता है और इसके अंतर्गत महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस को सम्मिलित किया गया है। फैमिली देते हैं परिवार धारा 2H में। कानून के अनुसार पुरुष कर्मचारी की स्थिति में कर्मचारी के परिवार का तात्पर्य स्वयं उसकी पत्नी, विवाहिता, अविवाहित बच्चे, उनका और उनकी पत्नी के आश्रित माता पिता एवं विधवाएं तथा यदि कोई पूर्वाधिकृत लड़का हो। महिला कर्मचारी की स्थिति में परिवार का तात्पर्य स्वयं उसका पति, विवाहिता या अविवाहित बच्चे, उनके और उसके पति के माता पिता तथा विधवाएं या उनके पूर्वाधिकृत लड़का यदि हो। लेकिन यदि कानूनी तौर पर कोई बच्चा ग्रहण किया गया हो तो बच्चा प्राप्त करने वाले का वह पारस्परिक सदस्य होगा, लेकिन बच्चा देने वाले के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ ग्रेच्युटी, यानी कि जो ग्रेच्युटी उपादान की जो योग्यताएं हैं वो क्या हैं। इसके लिए इस कानून में योग्यता की शर्त दी गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी संस्थान के अंदर 5 वर्षों या उससे अधिक लगातार सेवा दिया है तो वह उपादान प्राप्त करने का हकदार माना जाता है। उपादान भुगतान की शर्तें धारा 4 यानी कंडीशन अंडर विच ग्रेच्युटी शैल बी पेड। कार्य से निवृत्त यानी सुपर एनुएशन होने पर, कार्य से निवृत्त होने पर यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय तक किसी संस्थान में कार्य करने के बाद सेवा निवृत्त हो रहा है या सेवा निवृत्त यानी रिटायरमेंट या इस्तीफा रेजिग्नेशन
की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति संस्थान द्वारा निर्धारित आयु को पूरा कर सेवानिवृत्त हो रहा या वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हो। ठीक है, भुगतान उपादान भुगतान की शर्तें ये हैं। मृत्यु, यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके सेवा काल में ही हो जाए, इस स्थिति में उपादान की राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को दिया जाता है। दुर्घटना के कारण अपंगता, डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना के कारण अपंग हो गया हो और संस्थान को छोड़ रहा हो। गंभीर बीमारी, क्रोनिक डिसीज, यदि कोई व्यक्ति कार्य करते हुए किसी गंभीर या साध्य बीमारी का शिकार हो जाए तथा इस स्थिति के कारण संस्थान को छोड़ रहा हो। उपादान का आंशिक या पूर्ण जस्ती यानी पार्टिशियली और होली और फेयर ऑफ ग्रेच्युटी धारा 4(6) में। यदि कोई व्यक्ति संस्थान के अंतर्गत कोई बड़ी गलती करता हो जिसके कारण नियोजक द्वारा उसे सेवा मुक्त या बर्खास्त किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाले उपादान की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अनैतिकता के कारण संस्थान से हटाया जा रहा हो तो भी उसे प्राप्त होने वाले उपादान ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नियोजक द्वारा नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति तोड़फोड़ या उपद्रव या हंगामा करने वाले चरित्र का हो तो नियोजक उसे प्राप्त होने वाली उपादान की राशि का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर नियोजक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो तथा उस स्थिति में नियोजक अपनी नुकसान की गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए उचित राशि उस व्यक्ति से प्राप्त होने वाली उपादान की राशि में कटौती कर सकता है। उपादान की दर एवं राशि देखते हैं। किसी भी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की सेवा के बदले 15 दिनों की मजदूरी उपादान के रूप में भुगतान की जाएगी, लेकिन मौसमी उपक्रम में नियोजित कर्मचारी का प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 7 दिनों की मजदूरी उपादान के रूप में नियोजित द्वारा भुगतान की जाएगी। कुल सेवा के वर्ष की गणना करते समय 6 माह या इससे अधिक की कार्य अवधि को 1 वर्ष माना जाएगा। 6 माह से कम की कार्य अवधि की गणना नहीं की जा सकती है। किसी कर्मचारी को दी जाने वाली उपादान की राशि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी की गणना उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम माह की मजदूरी के आधार पर की जाती है। यदि कोई व्यक्ति मासिक मजदूरी प्राप्त करता हो यदि कोई व्यक्ति मासिक मजदूरी प्राप्त करता है तो उसे प्राप्त होने वाले उपादान की राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। जैसे मासिक मजदूरी मतलब एक 7 दिन मजदूरी प्राप्त करता है तो उसको उपादान की यानी ग्रेच्युटी किस तरह से मिलेगी, इसके लिए सूत्र रहते हैं मासिक मजदूरी अपॉन 26 इंटू 15 यानी कुल दिनों की और उसके बाद कुल दिनों की संख्या, ठीक है, इंटू प्रतिवर्ष की सेवा की आधार। आगे देखते हैं नामजद करना यानी नॉमिनेशन प्रक्रिया किसमें है, धारा 6 में है। जब भी कोई कर्मचारी किसी संस्थान के अंतर्गत 1 वर्ष का सेवा काल पूरा कर ले तो उसके द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्ति को अपना नामित व्यक्ति के रूप में घोषित करना पड़ेगा। कर्मचारी द्वारा यह कार्य 1 वर्ष की सेवा काल पूरी होने के 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। विवाहित होने की स्थिति में कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों में से ही एक या अधिक व्यक्ति को अपना नामित व्यक्ति घोषित किया जाएगा, लेकिन अविवाहित कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को अपना नामित घोषित कर सकती है। कोई भी कर्मचारी अपने द्वारा नामित किए गए व्यक्ति के नाम को आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तित कर सकता है। ऐसी स्थिति समांतर नामित व्यक्ति की मृत्यु यानी डेथ ऑफ नॉमिनी नामित व्यक्ति नॉमिनी की घोषणा के बाद कर्मचारी का विवाह, एक या अधिक विवाह, तलाक इत्यादि कारण उत्पन्न हो सकता है। अनिवार्य बीमा कंपल्सरी इंश्योरेंस, प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा उत्पादन को भारतीय जीवन बीमा निगम ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जिसको बोलते हैं के अंतर्गत अनिवार्य रूप से बीमा करते हैं इंश्योर्ड करना होगा तथा प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा बीमा की किस्त यानी प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठान जहां 500 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हों वे उपादान से संबंधित एक अलग कोष का गठन उपयोग सरकार से स्वीकृत प्राप्त करने के बाद कर सकते हैं तथा उस उपादान कोष में अपना अंशदान जमा कर सकते हैं। यदि कोई नियोजक बीमा यानी इंश्योरेंस की स्थिति में किस्त या कोष की स्थिति में अंशदान का भुगतान करने में विलंब करता है तो उसे उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और साथ ही यदि वह नियोजक गलती की दोष सिद्ध होने के बाद कुछ समय तक गलती को जारी रखता है तो उसे उस स्थिति में उस नियोजक पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जो अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिदिन
की दर से हो सकता है, यानी कि 10,000 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद भी अपनी गलती सुधारी नहीं तो पर डे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा जुर्माने के बाद। कोई भी नियोजक उत्पादन को भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत करता है या अपने प्रतिष्ठान के लिए अलग से उत्पादन कोष की स्थापना करता है, जैसे स्थिति को उस नियोजन द्वारा नियंत्रण प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत करना आवश्यक होगा। नियंत्रण पदाधिकारी देखते हैं, धारा 3 कंट्रोलिंग अथॉरिटी। समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी भी पदाधिकारी को नियंत्रित पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिन्हें इस कानून से संबंधित उत्तरदायित्व प्राप्त करता है। छूट देने का अधिकार। इस कानून को किसी भी प्रतिष्ठान में लागू होने से कुछ स्थितियों में उपयुक्त सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी अधिसूचना द्वारा छूट दे सकती है। उत्पादन का वितरण। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसके सेवा काल में हो जाए तो उस स्थिति में उस कर्मचारी को प्राप्त होने वाले उत्पादन ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान उसके द्वारा नामजद व्यक्ति या उत्तरदायी को किया जाता है। विवाद के विषय। यदि किसी संस्थान के अंतर्गत उत्पादन संबंधित विवाद मतभेद इत्यादि उत्पन्न हो जाए तो इसे नियंत्रित पदाधिकारी के समक्ष कर्मचारी या उसके नामजद व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अपील। यदि कोई नियोजक या कर्मचारी नियंत्रण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह उस निर्णय के आदेश प्राप्त के 60 दिनों के अंदर उपयुक्त सरकार या अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। निरीक्षक। उपयुक्त सरकार अपनी अधिसूचना द्वारा उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा जो सरकारी पदाधिकारी होंगे। सरकार द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर किसी एक क्षेत्र के लिए 2 या अधिक निरीक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। वे पदाधिकारी निरीक्षक संबंधी कार्य करेंगे। उत्पादन की वसूली। यदि कोई नियोजक इस कानून के द्वारा निर्धारित उत्पादन की राशि का भुगतान कर्मचारी को नहीं करने की इच्छा रखता है तो बिना कार्य निर्धारित सीमा के अंतर्गत भुगतान नहीं करता है, वो अनावश्यक विलंब करता हो इत्यादि इसी तरह प्राधिकारी द्वारा समाहर्ता के साथ इसकी वसूली के लिए आवेदन किया जा सकता है। नियम बनाने का अधिकार। उपयुक्त सरकार अपनी अधिसूचना द्वारा कानून के प्रावधानों से संबंधित नियम बना सकते हैं, लेकिन जब कोई नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है तो उसे संसद में रखना तथा बहुमत द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। दंड देखते हैं। किसी प्रकार की गलत सूचना देना, कानून के किसी प्रावधान या नियम लागू न करने या कानून के अंतर्गत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले उपदान की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना, 6 माह का सजा या दोनों से दंडित किया जाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 देखते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार निर्धारित करेगा जिसमें पुरुष और स्त्री श्रमिकों के समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। भारत सरकार ने 1958 के अंतर्गत श्रम संगठन के समान पारिश्रमिक अवसमय का समर्थन किया, जिसमें स्त्री और पुरुष श्रमिकों के समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने के लिए सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने वर्ष 1969 में समान कार्य के लिए समान वेतन की अनुशंसा की थी। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की अनुशंसा 1969 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने की थी। ठीक है, और इसकी अनुशंसा 1958 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी की थी। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देश तत्वों में आर्टिकल 39 में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, जब राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 1969 में समान कार्य के लिए समान वेतन की अनुशंसा की तो आयोग की सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में समान पारिश्रमिक अध्यादेश जारी किया गया तथा वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम वर्ष 1976 पारित कर दिया गया। अब देखते हैं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के मुख्य प्रावधान क्या क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के मुख्य प्रावधान विस्तार देखते हैं, स्कोप क्या है। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संपूर्ण भारत में लागू है। केंद्रीय सरकार को इसे विभिन्न स्थापनों या नियोजनों में लागू करने की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी अधिनिर्णय, समझौते या सेवा की संविदा या किसी अन्य कानून के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के विरोध में हों तो वहाँ इसी नियम के उपबंध लागू होंगे। पुरुष और स्त्री कर्मकारों को समान पारिश्रमिक देने के संबंध में नियोजक का दायित्व। पुरुष और स्त्री कर्मकारों को समान पारिश्रमिक देने के संबंध में नियोजक का दायित्व। किसी स्थापना या नियोजन में कोई भी नियोजक एक ही या समान कार्य पर लगे किसी भी कामगार को उन दरों से कम अनुकूल दरों पर मजदूरी चाहे वह नगद हो या प्रकार में नहीं देगा।
अधिनियम के अधीन एक ही या समान प्रकृति के कार्य से ऐसे कार्य का बोध होता है जिससे अगर पुरुष और स्त्री दोनों समान दशाओं में किया जाए तो उसमें वांछित कौशल, प्रयास या दायित्व समान हो तथा उसमें किसी पुरुष या स्त्री द्वारा किए जाने के लिए कौशल, प्रयास का दायित्व संबंधी भिन्नताएं नियोजन की शर्तों एवं दशाओं के प्रयोजन के लिए व्यवहारिक महत्व के नहीं हों। एक बार से फिर से देखते हैं। किसी स्थापना या नियोजन में कोई भी नियोजक एक ही या समान कार्य पर लगे किसी भी कामगार को उन दरों से कम अनुकूल दरों पर मजदूरी चाहे वह नगद हो या प्रकार में नहीं देगा। देखो सिंपल बात है कि अगर बाई चांस कोई नियोजक है, कोई नियोजन संस्थान है, वहाँ पर नियोजक समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दे की दर अलग अलग दे रहा है, यानी कि जितनी देनी चाहिए उससे कम दे रहा है, तो वो ये अनुकूल नहीं होगी। ये बात कही गई है धारा 4 में। अधिनियम के अधीन एक ही या समान प्रकृति के कार्य से ऐसे कार्य का बोध होता है जिससे अगर पुरुष या स्त्री द्वारा समान दशाओं में किया जाए तो उसमें वांछित कौशल, प्रयास या दायित्व समान हो तथा उसमें किसी पुरुष या स्त्री द्वारा किए जाने वाले कौशल, विकास, प्रयास का दायित्व संबंधी विभिन्नताएं नियोजन की शर्तों एवं दशाओं के प्रयोजन के लिए व्यवहारिक महत्व के नहीं हों। स्त्री और पुरुष कामगारों की भर्ती और नियोजन की शर्तों में भेदभाव करने का प्रतिषेध। उन स्थितियों को छोड़कर जहां स्त्रियों का नियोजन को प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित किया गया है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर कोई भी नियोजक एक ही या समान प्रकृति के कार्य पर भर्ती करते समय स्त्रियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। स्त्रियों के साथ भेदभाव की मनाही भर्ती के उपरांत सेवा की दशाओं जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण के संबंध में भी की गई है, लेकिन भेदभाव संबंधी उपयुक्त उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, छटनी किए गए कर्मचारी या अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों संबंध प्राथमिकताओं या आरक्षण के साथ लागू नहीं होंगे। सलाहकार समिति। स्त्रियों को रोजगार के आधिकारिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय या राज्य सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक या अधिक सलाहकार समितियों का गठन कर सकती है। सलाहकार समिति के समुचित सरकार द्वारा मनोनीत कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनमें आधी महिलाएं होंगी। समिति का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित प्रतिष्ठानों या नियोजन में महिलाओं को नियोजित करने के संबंध में सलाह देना है। विशिष्ट मामलों में अधिनियम लागू नहीं होना, यानी कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर अधिनियम लागू नहीं होता। देखें कहाँ पर लागू नहीं होता, जहाँ किसी कानून के अंतर्गत महिलाओं के नियोजन की शर्तों और दशाओं के संबंध में विशेष व्यवहार की व्यवस्था है, वहाँ इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। जहाँ बच्चों के जन्म या संभावित जन्म या सेवानिवृत्त, विवाह या मृत्यु से संबंध नियोजन की शर्तें एवं दशाओं के संबंध में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, वहाँ भी इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। घोषणा करने की शक्ति। धारा 16। जहाँ समुचित सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी स्थापना या नियोजन में पुरुष और महिला कामगारों को पारिश्रमिक में अंतर लिंग के अतिरिक्त अन्य कारकों से है, वहाँ वह इस संबंध में घोषणा कर सकता है कि इस तरह के अंतर के सिलसिले में नियोजन के किसी भी कृत्य को इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। दावे और शिकायतें देखते। धारा 7 में अधिनियम के अधीन दावों और शिकायतों की सुनवाई और निर्धारण के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार प्राधिकारी की नियुक्त कर सकती है। निरीक्षक। धारा 9। अपने अपने अधिकार क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकार इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन संबंधित जांच के लिए निरीक्षकों की नियुक्त कर सकती है। निरीक्षक भारतीय दंड संहिता के अधीन लोक सेवक होता है। शास्तियाँ यानी पेनाल्टी देखते हैं। अधिनियम के अंतर्गत अनेक कृत्यों या लोपों के लिए दोषी व्यक्तियों को कारावास या जुर्माने या दोनों दंडित किया जाता है। सलाहकार समिति द्वारा स्त्री कर्मकारों के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करना 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक के जुर्माने या 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। रजिस्टरों का निरीक्षण देखते हैं। जो रजिस्टर हैं उनका निरीक्षण कैसे करते हैं। प्रत्येक नियोजक के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में विहित रजिस्टरों या दस्तावेजों का रखना आवश्यक किया गया है। कंपनियों द्वारा अपराध। जहां अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन में प्रभाव भी हो या कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो, दंडित अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध अभियोग चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। अपराध का संज्ञान। धारा 12। अधिनियम के अंतर्गत किसी अभियोग का विचार यानी ट्रायल मेट्रोपोलियन दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से अन्यून कोटि का न्यायालय ही कर सकता है। नियम बनाने की शक्ति। धारा 13। अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार विहित विषयों के संबंध में नियम बना सकती है। बाल श्रम यानी बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1966, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। भारत के औद्योगिकरण के बाद भिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई, जहां वयस्कों के साथ साथ बच्चों से भी कार्य लिया जाने लगा। बाल श्रम संबंधी कोई अधिनियम नहीं होने के कारण नियोजक बाल श्रमिकों का शोषण करने लगे, जिसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने स्वतंत्रता पूर्व बाल श्रमिकों के संबंध में कानून पारित किया, जिसे बाल नियोजन अधिनियम 1938 के नाम से जाना जाता है। बाल नियोजन अधिनियम 1938 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि 1886 के नियम से पहले 1938 से पहले आया था। यह कानून केवल बालकों की कार्य की दशाओं को स्पष्ट करने में सक्षम था। यह कानून स्पष्ट करने में असफल रहा कि किन किन उद्योगों में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण संबंधी प्रावधान बनाने हेतु कई आयोग की अनुशंसा की गई, तथा केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 1986 को बाल श्रमिकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया, जिसे बाल श्रमिक यानी प्रतिषेध 1986 नाम दिया गया, ठीक है, यानी कि 23 दिसंबर 1986 को बाल श्रमिक संबंध एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया, जिसे बाल श्रमिक यानी 1986 से पहले 1938 आया, जिसे बोलते थे बाल नियोजन अधिनियम, ठीक है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ डन। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के प्रावधान देखते हैं। परिभाषा। बालक का प्राय ऐसे व्यक्ति है जिसने अपनी आयु 14 वर्ष पूरी नहीं की हो। स्थापन एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत दुकानें, रेस्टोरेंट, भोजनालय, थिएटर और सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थान सम्मिलित हैं। कार्यशालाएं वर्कशॉप का तात्पर्य ऐसे परिसर से है जहां औद्योगिक प्रक्रिया चलाई जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसे कारखाने सम्मिलित नहीं है जिसे 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को प्रसिद्ध किया गया हो। समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थापनों, रेलवे प्रशासन, मुख्य पत्तन, खान या तेल क्षेत्र के संबंध में समुचित सरकार केंद्र सरकार तथा सभी अन्य नियोजनों में समुचित सरकार राज्य सरकार है। कतिपय व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अधिनियम की अनुसूची में इन व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिनमें किसी भी बालक अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को ना तो नियोजित किया जा सकता है और ना ही उन्हें काम करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। जिन व्यवसायों से 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया है वे हैं रेलवे यात्रियों, माल या डाक या परिवहन, रेलवे परिसर में अंगार चुनना, बसमगर्त की सफाई या विनिर्माण संक्रिया, रेलवे स्टेशन में खान पान स्थापन में कार्य, रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंध कार्य या ऐसा अन्य कार्य जिसे रेल लाइन्स के समीप या उनके बीच किए जाएं। ढुलाई कारखाना कार्य, हथकरघा तथा पावर लूम उद्योग, खान तथा खदान में कार्य करना, गोताखोरी, सर्कस, हथियारों की देखभाल, ढाबों, होटलों इत्यादि में बच्चों का नियोजन, घरेलू श्रमिक या नौकरी के रूप में बच्चों का नियोजन इत्यादि प्रोहिबिटेड है। यानी कि जिन प्रक्रियाओं में बालक के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है वे हैं बीड़ी बनाना, कालीन की बुनाई, सीमेंट विनिर्माण, कपड़े की छपाई, दिया सलाई और विस्फोटक विनिर्माण, अभ्रक की कटाई और खंडन, चमड़े का विनिर्माण, साबुन निर्माण। इन बालकों में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। जिन प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, और ये क्या था, कतिपय व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, ये दोनों ही हैं जहाँ पर निषेध है बालक। बीड़ी बनाना, कालीन की बुनाई, सीमेंट विनिर्माण, कपड़े की छपाई, दिया सलाई, विस्फोटक विनिर्माण, अभ्रक की कटाई और खंडन, चमड़े की विनिर्माण, साबुन विनिर्माण, चमड़े की कमाई, उनकी सफाई, स्लेट पेंसिल का विनिर्माण, मुद्रण, काजूगिरी, अगरबत्ती का निर्माण, मोटर गाड़ी मरम्मत और रखरखाव, शोधक एंड डिटर्जेंट का निर्माण, लौह और अलौह निर्माण कार्यशालाओं में कार्य, रेशों की कटाई, मजाई, ताला निर्माण, शीशे के सामानों का विनिर्माण, रंगों और जौ से बने सामानों का विनिर्माण, कीटनाशकों का विनिर्माण, तेल निकालने एवं तेल शोधनों संबंधित कार्य का निर्माण, आरा जिलों के सभी तरह की प्रक्रियाएं, पत्थर तोड़ने और पीसने के कार्य, टायरों का निर्माण एवं मरम्मत, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, खानों से प्लेट निकालना, पेय पदार्थ उद्योग, भंडार, लकड़ी का हस्तांतरण और उसे लादना, यांत्रिक विधि से लकड़ी के प्रयोग संबंधी कार्य। उपयुक्त व्यवसायों या प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध संबंधी उपबंध उन कार्यशालाओं में लागू नहीं होते हैं जहां कोई भी प्रक्रिया
अधिष्ठाता द्वारा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या सरकार द्वारा स्थापित या उससे सहायता या मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा चलाई जाती है। धारा 3 में कहा है ये बात। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति यानी चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी केंद्र सरकार अधिनियम की अनुसूची में अन्य व्यवसाय या प्रक्रिया को जोड़ने से संबंध परामर्श देने के लिए बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर सकती है। समिति की अध्यक्षता में तथा 10 अन्य सदस्य हो सकते हैं। इन सभी को नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। अनुसूची संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार की अनुसूची में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार अपने राज्य की गजट में 3 माह से पूर्व अधिसूचना करके इस कानून के अंतर्गत दी गई अनुसूची में संशोधन कर सकती है। बालकों के नियोजन की दशाओं का विनिर्माण कार्य के घंटे और कालावधि धारा 7 में कहा गया है। कोई भी किशोर किसी भी संस्थान के अंतर्गत अधिकतम 6 घंटे यानी 6 आवर तक कार्य करने के लिए उद्देश्य से रखा जाएगा। किशोर का कार्य बेहतर यानी स्प्रेड ओवर यानी प्रतिदिन होगा। कोई भी किशोर लगातार 3 घंटे से तक कार्य पर नियोजित किया जा सकता है। प्रत्येक किशोर को विश्राम अवकाश के रूप में 1 घंटा और छुट्टी प्राप्त मिलेगी। किसी भी किशोर से अधिकार यानी ओवर टाइम कार्य नहीं लिया जा सकता है। साथ ही कोई भी किशोर किसी भी दिन 2 बार या 2 संस्थाओं के अंदर कार्य नहीं कर सकता है यानी किशोर का दोहरा नियोजन यानी डबल एम्प्लॉयमेंट प्रतिबंधित है। कोई भी किशोर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच कार्य पर नियोजित किया जा सकता है। साप्ताहिक छुट्टी धारा 8 में ऐसे प्रतिष्ठान जहां किशोर के नियोजन हो सकते हैं उन प्रतिष्ठानों में नियोजित सभी किशोर को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी प्राप्त होगी जिसे साप्ताहिक छुट्टी कहा जाएगा। किशोर का साप्ताहिक छुट्टी के दिन को नियोजन द्वारा विशेष स्थिति में बदला भी जा सकता है, लेकिन यह कार्य कम से कम 3 माह के अंतराल पर ही किया जाएगा। आयु संबंधित विवाद धारा 10 डिस्प्यूट एज टू एज यदि कोई किशोर अपनी आयु संबंधी प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तथा नियोजक और निरीक्षक के बीच उसकी उम्र से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में निरीक्षक द्वारा विवाद को चिकित्सकीय प्राधिकारी की समझ प्रस्तुत किया जाएगा। चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय मान्य समझा जाएगा। रजिस्टर को तैयार करना धारा 11 जिस प्रतिष्ठान में किशोर नियोजित किए जाएंगे उस प्रतिष्ठान में के नियोजक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे किशोर संबंधित एक रजिस्टर तैयार करें। स्वास्थ्य और सुरक्षा धारा 13 में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र के स्थापनों में नियोजित बालकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में नियम बना सकती है। ऐसे नियम अगर लिखित में से किसी या सभी विषयों पर बनाए जा सकते हैं। कार्यस्थल पर सफाई तथा कंटक से मुक्ति, कचरे और बहिर्शराब का बयन, संवातन, तापमान, धूल और धूम्र, कृत्रिम नमीकरण, प्रकाश, पीने का जल, शौचालय, मूत्रालय, थूकदान, मशीनरी को घेरना, गतिमान मशीनरी के निकट काम, खतरनाक मशीनों पर बालकों के नियोजन तथा इसी संबंध प्रशिक्षण, शिक्षा प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण, बिजली काटने की युक्तियां, अत्यधिक भार, आंखों की सुरक्षा इत्यादि। निरीक्षक की सूचना देखते हैं। नोटिस टू इंस्पेक्टर इस कानून के लागू होने के बाद प्रत्येक नियोजक की जिम्मेदारी होगी कि यदि उसके संस्थान में किशोर को नियोजित किया गया है तो वह 30 दिनों के अंदर लिखित सूचना निरीक्षक को सुपर्द करे। अन्य प्रावधान अदर प्रोविजन दंड पेनाल्टी देखते हैं। यदि किसी बालक को नियंत्रित किया जाता है तो वैसी स्थिति में 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना या 6 माह से लेकर 2 वर्ष का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 14 में कहा गई बात। निरीक्षक की नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा निरीक्षक के लिए उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये निरीक्षक सरकारी सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट होंगे। समय समय पर निरीक्षण करेंगे जिससे कि कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा हो। नियम बनाने का अधिकार है। पावर टू मेक रूल्स उपयुक्त सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि यदि आवश्यकता समझे तो कानून के किसी प्रावधान संबंधित नियम बनाकर अपने क्षेत्र पर लागू कर सकता है। धारा 18 में कहा गया। बाल एवं किशोर श्रमिक पुनर्वास कोष यानी चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड उपयुक्त सरकार प्रत्येक जिला या 1 से अधिक जिला के लिए एक बालक एवं किशोर श्रमिक पुनर्वास का गठन करेगी जिसमें नियोजक से प्राप्त जुर्माना की राशि को जमा किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रत्येक बालक या किशोर के लिए 15,000 रुपये कोष में जमा किए जाएंगे। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोष अधिनियम धारा 2013 महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोष अधिनियम धारा 2013 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज प्रेजेंट टाइम में।
लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता और संविधान की अनुच्छेद 21 के अधीन प्राणी गरिमा से जीवन व्यतीत करने से, किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने से कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्ति, सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। लैंगिक उत्पीड़न के में शरीर संरक्षण, गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अधिनियम लागू किए गए हैं, जिससे महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों का निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित विषयों पर उपबंध बनाए गए हैं। महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। परिभाषा व्यथित महिला, किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है। किसी निवास स्थान या गृह है संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है। समुचित सरकार, केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित कार्यस्थल, राज्य सरकार द्वारा स्थापित कार्यस्थल, कर्मचारी किसी भी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिनके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित, अस्थायी और दैनिक मजदूरी के आधार पर, यदि पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित हैं या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है। नियोजक, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट के संबंध में उस विभाग का प्रधान या ऐसे अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमित आदि द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। प्रत्यार्थी देखते हैं। प्रत्यार्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला की धारा 9 के अधीन कोई अपराध किया है। लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या विवादित रूप से हो, अर्थात शारीरिक संपर्क और अग्रगमन या लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अतियुक्त टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक और अमौखिक आचरण करना। अब आगे देखते हैं लैंगिक उत्पीड़न का निवारण देखते हैं। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण कैसे करें? किसी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अन्य परिस्थितियों में यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उससे संबंध है, उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवेचित या सुस्पष्ट वचन देना या उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवेचित या सुस्पष्ट धमकी देना या उसके वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में विवेचित या सुस्पष्ट धमकी देना या उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभिप्राय, समय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना या उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना। आंतरिक परिवाद समिति का गठन, धारा 4, किसी भी कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोजक लिखित आदि द्वारा आंतरिक परिवाद समिति नामक समिति का गठन करेगा। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारी में से कार्यस्थल या ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी। कर्मचारी में से दो या अन्य सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है। गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है। इस प्रकार कुल सदस्यों में आदि सदस्य महिलाएं होंगी। स्थानीय परिवाद समिति का गठन, जिलाधिकारी की अधिसूचना, समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या ऊपरी जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिलाधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी आधिकारिकता, प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में से ऐसे स्थापनों से जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है, परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए
स्थानीय परिवार समिति नामक एक समिति का गठन करेगी। स्थानीय परिवार समिति की आधिकारिकता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा जहां वह गठित की गई है। स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवा धृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें। स्थानीय परिवार समिति जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात अधिष्ठित जो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं से प्रतिबद्ध महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। एक सदस्य जो जिले में ब्लॉक, तालुक, तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं के नाम से निर्दिष्ट की जाएगी। 2 सदस्य जिनमें से कम एक महिला होगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगठनों में से एक ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधित ऐसे मुद्दों से परिचित हो जो विधिक किए जाएं। जिले में सामाजिक कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास से संबंधित अधिकारी सदस्य पदेन होगा। अनुदान और संपरीक्षा। केंद्र सरकार संसद द्वारा इस नियमित विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य सरकार धारा 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट भत्तों की सदाय के लिए उपयोग किए जाने वाले धनराशियों के जो केंद्र सरकार का ठीक समझे अनुदान करेगी। राज्य सरकार एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण के 34 धारा I के अधीन किए गए अनुदान वितरित कर सकेगी। परिवाद। धारा 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। कोई व्यथित महिला कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख 3 मास की अवधि के भीतर लिखित में आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है या इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सके। परंतु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्त सहायता प्रदान करेगी। जहां व्यथित महिला अपनी शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकता है। सुलह। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच प्रारंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला से अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यार्थी के बीच मामले के निपटाने का उपाय कर सकेगी, परंतु कोई धनीय समझौता सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा, यानी धंधे का सुलह नहीं की जाएगी। परिवाद की जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित सिफारिशों कर सकेगी। व्यथित महिला या प्रत्यार्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण करना या व्यथित महिला को 30 माह तक अवधि की छुट्टी अनुदान करना। व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत जो विहित की जाए प्रदान करना। जांच रिपोर्ट। धारा 13 इस अधिनियम के अधीन जांच पूरी होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक और जिला अधिकारी को जांच पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी। नियोजक और जिलाधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगी। मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। कोई व्यथित महिला परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है, इस स्थिति में लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी, परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त साक्ष्यों के अधीन परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई अग्रसर नहीं करेगी। अपील। धारा 18 धारा 13, 14, 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकारी में अपील कर सकेगी। नियोजक के कर्तव्य। नियोजक के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा दी जाएगी। लैंगिक उत्पीड़न के शास्त्रीय परिणाम और धारा 4 के अधीन आंतरिक समिति को गठन करने के वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों की सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेगा।
यथार्थ स्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के परिवाद पर कार्रवाई करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यथार्थ स्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यार्थी और साथियों की हाजिरी सुनिश्चित करेगा। महिला को यदि वह भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 45 या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना है तो नियोजक सहायता प्रदान करेगा। ऐसा कार्यस्थल में जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी बाधा करती है जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा। लैंगिक उत्पीड़न की सेवा को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई पर आरंभ करेगा। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। जिलाधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां देखते हैं। जिलाधिकारी स्थानीय समिति द्वारा की गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा और ऐसे उपाय करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक है। समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। यथा स्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय में जो विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसका नियोजक और जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिलाधिकारी धारा 1 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना। नियोजक अपनी रिपोर्ट में फाइल किए मामलों में यदि कोई तो अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निपटारे की संख्या को सम्मिलित करेगा। समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और आंकड़ों को रखा जाना। समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगा और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए निपटाए गए सभी मामलों की संख्या में संबंधित आंकड़े रखेगा। समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना। समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संस्थाओं की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करेगा। अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति यानी पेनाल्टी देखते हैं। अगर कोई नियोजक आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है तो या धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल होता है, इस अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन करता है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्ध दोष ठहराया जाए, ठीक है, नियोजक है वो किसी अपराध में दोषी ठहराया जाए जाने के पश्चात उसी अपराध को करता है तो दोगुने अधिरोपित दंड से दंड का दायी होगा। न्यायालय द्वारा अपराध की संज्ञान। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय या किसी अपराध का संज्ञान व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के अतिरिक्त नहीं करेगा, जो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय में विचरण नहीं होता है। ठीक है, इतने सारा ये काफ़ी ज़्यादा लंबा था प्रोसेस। जो महिला उत्पीड़न वाला है, सिंपल बात है, फिर से एक बार एक नज़र से देख लेते हैं। कार्यस्थल के संबंध किसी आयु की महिलाएं चाहे नियोजित हो या नहीं प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के लिए अभिकथन करती है। निवास स्थान या गृह संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो किसी निवास स्थान में गृह में नियोजित हैं। निवास स्थान गृह में मतलब कि जैसे जो महिलाएं होती हैं जो घर में काम करती हैं, ठीक है, उनके लिए प्रावधान है। और जो वे महिलाएं जो किसी इंडस्ट्री में काम करती हैं उनके लिए है। और इनके लिए जो करेगा समुचित सरकार, केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित कार्यस्थल, राज्य सरकार द्वारा स्थापित कार्यस्थल, ठीक है। विरुद्ध महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। लैंगिक उत्पीड़न प्रत्यार्थी, जैसे कि कोई ऐसा होता है कि जो अश्लील चीज़ें दिखाते हैं, कोई जैसे कि कोई भी नियोजक हो या कोई वर्कर ही हो, ठीक है, उस जगह पर, तो वो अगर आपत्तिजनक चीज़ें दिखाते हैं, आपत्तिजनक हरकतें करते हैं, ठीक है, तो इससे ये जो अधिनियम बनाया गया इससे उन्हें
प्रोटेक्ट करता है। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, किसी महिला किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, मतलब भेदभाव नहीं होगा किसी भी तरह का। आंतरिक प्रभाव समिति का गठन, एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल या ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी, मतलब भाई है कि आधे ज़्यादा महिलाएं होंगी ऐसे, ठीक है, ऐसी समिति बनाएगी। स्थानीय समिति या आंतरिक प्रभाव समिति, इन सब में आधी महिलाएं होंगी आधे जेंट्स होंगे, ठीक है, लेकिन महिलाएं आधी होंगी, ज़्यादा में हो सकती हैं लेकिन आधी से कम नहीं होंगी। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अगर महिला से कोई, जब जैसे किसी ने अपराध किया है, अब वो महिला से सुलह करना चाहता है, तो वो धन देकर सुलह नहीं करवाएगा, वो आपस में बातचीत करके सुलह करवा सकते हैं। अब आते हैं श्रम संगठित ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू लेबर। श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की विशेष संस्था है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात श्रम समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा श्रमिकों का कल्याण करने हेतु एक विश्व स्तरीय संस्था बनाने की मांग की गई, जिसके उपरांत 19 अप्रैल 1919 को वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना की गई, जो कि वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था के रूप में सम्मिलित की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है। वर्ष 1922 में 22 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य भी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। जो श्रम संघ है वो यूएन की ट्राइपैट्राइट संस्था है, जो श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए कार्य को बढ़ावा देने के कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारें, नियोक्ताओं और श्रमिकों की एक साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक और स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय की स्थापित करना है। जिसके लिए आर्थिक असमानताओं को खत्म करना आवश्यक है। यह श्रमिकों के शोषण को रोककर, उनकी कार्यदक्षताओं को बेहतर बनाकर, उनके लिए कल्याणकारी कार्य करके जीवन स्तर को उच्च बनाने के संबंध में हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन देखते हैं किस तरह से शोषण के विरुद्ध सरकार सुरक्षा, बेहतर कार्यदशाएं, कल्याण और स्वास्थ्य प्रदान करना, उच्च जीवन स्तर, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए कार्य हैं। इन आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्य उद्देश्य हैं। किसी भी देश के श्रमिकों से एक दिन में 8 घंटे से अधिक या सप्ताह के 48 घंटों से अधिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। इन आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ILO के मेन उद्देश्य क्या हैं। किसी देश के श्रमिकों में से, चाहे वो कोई भी देश हो, उस देश में जो वर्कर्स हैं उनमें एक दिन में 8 घंटे से अधिक और एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि उन लोगों से 8 घंटे से अधिक एक दिन में और 48 घंटे से अधिक एक सप्ताह में कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखते हैं ILO संगठन। श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी प्रदान की जानी चाहिए। महिलाओं और बच्चों को कल्याण संबंधी कदम उठाए जाने चाहिए। किसी भी देश में देशी और विदेशी श्रमिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके हितों की सुरक्षा बिना किसी भेदभाव से की जानी चाहिए। इसके ऐसा होता है कि एक देश से दूसरे देश में जो श्रमिक जाते हैं काम करने के लिए, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको एक ही नज़र से देखना चाहिए और उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पर्याप्त निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक देश के श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के लिए समुचित कदम उठाना चाहिए। प्रत्येक देश में श्रमिकों के लिए समुचित सामाजिक सुरक्षा यानी टोटल सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। बाल श्रम को खत्म कर देना चाहिए और युवा व्यक्तियों के श्रम पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे उनकी शिक्षा जारी रह सके तथा उनका समुचित शारीरिक विकास हो सके। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से कार्य करना चाहिए, यानी कि बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से कार्य करना चाहिए। फिलाडेल्फिया की घोषणा पत्र, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। जैसे ILO भी है वैसे इंपॉर्टेंट फिलाडेल्फिया की घोषणा पत्र भी है।
काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। द डिक्लेरेशन ऑफ द फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया 1944। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला, लेकिन युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद 1944 में फिलाडेल्फिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य की घोषणा पत्र डिक्लेरेशन के रूप में प्रकाशित किया गया। इस घोषणा पत्र को फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर विशेष बल दिया गया। सभी लोगों को प्रजातीय, संप्रदाय या लिंग के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता और गरिमा और आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर की दशाओं में अपने भौतिक और आध्यात्मिक विकास में लगे रहने का अधिकार है। उपर्युक्त अधिकारों को संभव बनाने के लिए उचित दशाओं का निर्माण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति एवं कार्यक्रमों, विशेषकर आर्थिक, वित्तीय, प्राकृतिक कार्यक्रमों को इसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। उन्हें इस तरह स्वीकार करना चाहिए जिससे उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो सके या सहायता मिले। सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय नीतियों का परीक्षण करना और उन पर विचार विमर्श अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दायित्व है। संगठन अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने निर्णयों और सिफारिशों में किसी उपयुक्त विषय को सम्मिलित कर सकता है। इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस दायित्व को भी दोहराया गया है। वह विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में ऐसे कार्यक्रम चलाएगा जिससे निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। पूर्ण रोजगार की उपलब्धि तथा जीवन स्तरों को ऊंचा बनाना, कर्मकारों को ऐसे व्यवसायों में नियोजन के लिए प्रयास जिनमें उनके कौशल और उपलब्धियों को अत्यधिक उपयोग करने की संतुष्टि मिल सके तथा वे जन कल्याण में अधिक योगदान दे सकें। उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण और श्रमिकों को समुचित स्थानांतरण की व्यवस्था के लिए प्रयास करना, जिसमें नियोजित और बसने के लिए प्रवासन के प्रयास भी सम्मिलित हैं। मजदूरी, आय, कार्य के घंटों तथा कार्य की अन्य दशाओं संबंधित नीति के लिए प्रयास करना, जिससे सभी को प्रगति के फल का उचित हिस्सा मिल सके। सभी जरूरतमंद नियोजित लोगों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की जाती है, यानी मिनिमम वेजेज एक्ट इसी के द्वारा लाया गया था। सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की मान्यता, उत्पादन क्षमता में निरंतर सुधार के लिए श्रम और प्रबंधन बीच सहयोग को प्रोत्साहित तथा सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों में श्रमिक और नियोजकों के बीच सहयोग के लिए प्रयास करना। सभी जरूरतमंद लोगों को एक न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, व्यापक चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था के लिए प्रयास। सभी व्यवसायों में श्रमिकों के जीवन और स्वास्थ्य की पर्याप्त सुरक्षा करना, बाल कल्याण और प्रसूति हित लाभ की व्यवस्था करना, पर्याप्त पोषाहार, आवासीय, मनोरंजनात्मक तथा सांस्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रयास करना, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अवसरों में समानता के लिए प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के फिलाडेल्फिया अधिवेशन 1944 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मौलिक सिद्धांतों की पुष्टि की गई है, जो इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मौलिक सिद्धांत: श्रमिक कोई वस्तु नहीं है। दीर्घकालीन प्रगति के लिए अव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता आवश्यक है। निर्धनता कहीं भी सर्वत्र प्रगति के लिए बाधक होती है। अभाव के विरुद्ध युद्ध के अथक शक्ति से प्रत्येक देश में सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा चलाना आवश्यक है। सदस्यता और संरचना, मेंबरशिप एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। स्थापना: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य वे राज्य होते हैं जो संयुक्त यूएन के सदस्य हैं। व्यक्ति या संगठन इसके सदस्य नहीं है। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रारंभ से ही सदस्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, शासी निकाय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च अंग है। इसकी संसद के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य देश इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 प्रतिनिधि भेजते हैं, जिनमें 2 सरकार के प्रतिनिधि और 1 नियोजक का प्रतिनिधि और 1 श्रमिक का प्रतिनिधि होता है। कार्यकलाप देते क्रियाकलाप। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है, जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस सम्मेलन के श्रमिकों के भिन्न पहलुओं विचार विमर्श किया जाता है, जैसे वेतन, भत्ता, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य इत्यादि। विचार विमर्श के बाद मतदान द्वारा अभिसमय यानी कन्वेंशन या सिफारिशों के रूप में निर्णय लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस से ही प्रशासकीय निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम कल्याण इंटरनेशनल लेबर ऑफिस को निर्देश देता है
और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। सम्मेलन श्रम और सामाजिक विषयों पर विश्व संसद की तरह काम करता है और उन पर निर्णय लेता है। शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी, शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यकारिणी के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रारंभ में शासी निकाय की सदस्यता केवल 24 थे, बाद में बढ़कर 34 और फिर 40 हो गई। वर्तमान में शासी निकाय 56 उपाधिधारी सदस्य हैं, जिनमें 28 सरकार के प्रतिनिधि तथा 14 श्रमिक और 14 नियोजक के प्रतिनिधि होते हैं। शासी निकाय देखते हैं, सरकार, नियोजक और श्रमिक 28, 14 टोटल मिलाकर 56 हो गए। भारत प्रारंभ से ही शासी निकाय का सदस्य रहा है। इसके संचालन के लिए एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। शासी निकाय का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। शासी निकाय उस समय सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक नहीं हो रही हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का चुनाव भी शासकीय निकाय करती है। शासकीय निकाय अगले वर्ष के सम्मेलन के लिए प्रारूप एजेंडा तैयार करती है तथा वित्तीय विषय पर विचार विमर्श करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सचिवालय, श्रम और सामाजिक विषयों पर विश्व सूचना केंद्र तथा प्रकाशन गृह के रूप में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। भिन्न भिन्न सदस्य देशों के साथ पत्राचार करना, भिन्न भिन्न देशों से रिपोर्ट मांगना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में श्रम संबंधी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करना, श्रम से संबंधित विषयों पर शोध करना, समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करना। यह सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मैगजीन है, जैसे इंटरनेशनल लेबर रिव्यू, इंटरनेशनल लेबर स्टैटिस्टिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक बुलेटिन एटसेट्रा। समय समय पर भिन्न भिन्न देशों में सेमिनार, सम्मेलन इत्यादि आयोजित करना। अब इस समय के प्रस्तावित विषयों का परीक्षण करना, सम्मेलन की कार्यसूची से संबंध दस्तावेज तैयार करना, प्रशासकीय निकाय के निर्देश पर जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो अभी टाइम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम मानकों की स्थापना करना इसके प्रमुख कार्यों में से एक है। श्रम संबंधी इस विषयों पर सूचनाओं का संग्रहण और वितरण, शोध और अध्ययन, रिसर्च एंड स्टडी, विशेषज्ञों की सेवाओं को उपलब्ध कराना, मेकिंग अवेलेबल द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट, उत्पादक नियोजक का सर्जन और विकास, प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग, ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं श्रम संगठन के। श्रम विधान एवं संहिता बनाने और श्रम प्रशासन में सहायता, असिस्टेंस इन फ्रेमिंग लेबर लेजिस्लेशन एंड कोड्स एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, श्रमिक शिक्षा वर्कर्स एजुकेशन, शिक्षावृत्तियों की व्यवस्था, प्रोविजंस ऑफ फॉलोइंग रिसिप्ट्स, क्षेत्रीय क्रियाकलाप, रीजनल एक्टिविटीज, औद्योगिक समितियां, इंडस्ट्री कमेटी, सेमिनार एवं तकनीकी सम्मेलन का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास